नमस्कार दोस्तों, हम लोग घटना चक्र सीरीज को कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री का घटना चक्र 2022 लगभग कंप्लीट हो चुका है और हम लोग ज्योग्राफी घटना चक्र इस समय कर रहे हैं और साथ में हम लोग इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है घटना चक्र भी साथ में करेंगे और ये 2022 का घटना चक्र है और इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है और इसको हम लोग पहले भारत के संवैधानिक विकास से शुरू करेंगे और भारत की राज्य व्यवस्था शासन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग इसके डेवलपमेंट को दो चरणों में देख सकते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 और दूसरा ब्रिटिश ताज के प्रशासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। इसके नोट्स दिए गए हैं, तो पहले देखते हैं नोट्स क्या है। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। ठीक, सह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल का फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। 1773 एक्ट के द्वारा 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे इसमें। ठीक, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंधित किया गया 1773 एक्ट द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट में 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया और इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा कर दिया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल को और भी शक्तिशाली बनाया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई 1746 के एक्ट के द्वारा। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए और ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक्चुअली लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है जब अमेरिका हाथ से निकल गया था ग्रेट ब्रिटेन के, तो कॉर्नवालिस को भेजा गया था कि जो है भारत पे ब्रिटिश नियंत्रण को और मजबूत किया जाए और इस वजह से जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को और या गवर्नर जनरल को और मजबूत बनाया गया और शक्तिशाली बनाया गया कि भारत पे पकड़ ब्रिटिश की और मजबूत हो, अमेरिका की तरह कहीं ये हाथ से निकल ना जाए। ठीक, 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा प्रति 1 लाख रुपए खर्च किए गए। 1813 एक्ट के द्वारा पहली बार कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका अधिकार उसका एकाधिकार बना रहा। 1813 में हुआ 1 लाख रुपए खर्च किया गया और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार अभी भी बना रहा है। चीन के साथ व्यापार कंपनी करेगी और चाय के व्यापार पे एकाधिकार बना रहा, बाकी जो है उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने का उपबंध किया गया। महत्वपूर्ण था 1813 के लिए। अगला एक्ट है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी हम लोग देखें 1773 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल और 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और यह जो है पहली बार जो है 1833 के एक्ट से किया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी केवल
कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के द्वारा। और यह जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को भी सम्मिलित किया गया 1833 के एक्ट के द्वारा। सर्वप्रथम मैकाले को जो है कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सह परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। इसमें कहने को तो जो है नियुक्तियों में योग्यता संबंधी मानदंड अपनाया गया, भेदभाव को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा किया गया, लेकिन यह रियल में हो नहीं पाया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिकीय शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। इसीलिए कहा जाता है कि 1853 भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत माना जाता है। और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ 1853 एक्ट से किया गया। अब 1853 एक्ट में महत्वपूर्ण क्या है कि इसके द्वारा संसदीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, अर्थात विधायी शक्तियों कार्यपालिकी शक्तियों का विभाजन किया गया और विधि निर्माण के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों के लिए भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853 के एक्ट से। इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो 73 से था, जिसमें 74 में स्थापना किया गया था कलकत्ता में और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1774 में किया गया। ठीक, सर एलिजा एम्पेस के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। सर एलिजा एम्पेस के प्रथम न्यायाधीश बने थे, मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के स्थान। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, सही है। और लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं, गलत है। एलिजा एम्पेस के जो है मुख्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कुर्सी सही उत्तर का चयन करिए। ठीक, इसमें दिया है नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून। अब इसमें देख लेते हैं, नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किए थे। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के द्वारा हो जाएगा। ठीक, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्यों की नियुक्ति 1333 के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों के कार्य की अनुमति जो है 1813 के द्वारा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बी सही है, A2 वही है पिट्स इंडिया एक्ट, और B1 और C3 D4। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 84 नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 के इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य को नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने डाली देख लेते हैं। 18 चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, जिससे 1 लाख रुपए जो है खर्च करना था शिक्षा पे। ठीक है, सही है। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में बना। अपराध एवं आंग्ल विधि विवाद भारत में शिक्षा से संबंधित है, सब तीनों सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में गवर्नर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया।
जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिस 1823 से 1835 जिनका कार्यकाल था, कि शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता, जो आंग्ल शिक्षा के समर्थक नेता थे, ट्रेबेलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेस प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व कर रहे थे। ट्रेबेलियन जो है आंग्ल शिक्षा का और प्रिंसेस जो है प्राच्य शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ये पता है, 1813 का एक्ट था। केवल चाय और चीन तक अधिकार रह गए थे। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1813 चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कदमों पर विचार करिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय व्यापार चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। कंपनी ने द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये तीसरा गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। क्या था इसमें? चार्टर 1813 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के एकाधिकार बना रहा, बाकी समाप्त कर दिए गए। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए क्षेत्र का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1-2 सही है, परंतु कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना। विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए जो है काउंसिल ऑफ इंडिया का जब गठन किया गया 1858 के एक्ट के द्वारा, तब जो है भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के अधीन 1858 आता है, 58 के बाद आता है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह जो है हो जाएगा 1833 के एक्ट में प्रावधान किया गया था कि जो है रंग भेद या किसी धर्म जन्म स्थान के आधार पे नहीं, बल्कि योग्यता माना जाएगा किसी के पद के चयन हो। चार्टर 1833 के धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, ये जान लीजिए। धारा 87 के अंतर्गत 33 जिसमें कहा गया था, किसी भारतीय अथवा क्राउन देशज प्रजा को अपने धर्म जन्म स्थान वंशानुक्रम वर्ण इसमें किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के योग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा का प्रशासन भागीदार हेतु मुख्य आधार बने। धारा 87 मुख्य आधार बनी आगे जो है प्रशासन भारतीयों को उपस्थिति बढ़ाने में। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम क्या थे? अभी तक हम लोगों ने देखा 1757 से 1858 के पहले 1853 तक का एक्ट देखा है। जो अब क्या होता है 1858 में महाविद्रोह होता है और जिसके बाद जो है कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले आया जाता है। और इसके अंतर्गत कई अधिनियम आए जिसमें हम लोग देखेंगे। पहला अधिनियम होता है ब्रिटिश शासन अधिनियम 1858। तो इसमें नोट्स पढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। अभी तक भारत का गवर्नर जनरल था, वायसराय भी कहा जाने लगा। और जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनी भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। जो राज्य सचिव होता था उसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861।
इस 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक, इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। 1861 से ही विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति देकर। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के एक्ट से, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावित सकता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पे बहस करने का तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न अभी भी पूछने या तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें बजट पे बहस करने का अधिकार और 6 दिन पूर्व नोटिस देकर प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। 1861 से ही निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी भारत परिषद, इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ, और इस 1861 से पोर्टफोलियो प्रणाली विभागीकरण का भी प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, आगे है भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। विधि निर्माण में और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने का, प्रस्ताव लाने का, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब पूरक प्रश्न ही पूछ सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं, अधिकार बढ़ा दिए गए। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो है चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे, राज सचिव थे मॉन्टेग्यू। जानता इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। पहली बार जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई वो 1919 के एक्ट से अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। जो अभी तक 1919 में मुस्लिमों के लिए जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का या पृथक निर्वाचन का आधार दिया गया था, उसको और विस्तार किया गया उसका, और सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था 1919 के एक्ट से शुरू किया गया। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया, और पहली बार जो है विषयों को केंद्र जैसे कि राज्य सूची और केंद्र सूची में बांट दिया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकते थे, और जो द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल थी समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकते थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, और 1919 के एक्ट से केंद्र में तो द्विसदनी का विधायिका व्यवस्था किया गया, लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, और यह प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन 1919 के एक्ट से पहली बार जो है उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग पहली बार 1919 के एक्ट से किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया, जिनका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम और यही साइमन आयोग का गठन किया जाता है 10 वर्ष के बाद, जो है 2 साल पहले ही कर दिया जाता है, होना चाहिए 29 में 27 में कर दिया गया। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना अपनाई गई। संघात्मक सरकार की स्थापना पहली बार 1935 से अपनाई गई। इस अधिनियम में प्रांतों
में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था 1919 के एक्ट से, उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू, ये दोनों उल्टा हो जाता है। 1935 के एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके द्विसदनीय विधायिका और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की जगह आ गया द्वैध शासन प्रणाली। ठीक। भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 के एक्ट से। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को सम्मिलित किया गया। इसमें दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी सम्मिलित किया गया। पूरी तरह से भारत को एक वर्गों में बांट दिया जा रहा है पृथक निर्वाचन की वजह से। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और संघीय न्यायालय की स्थापना 35 के एक्ट से 37 में हुई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। ठीक। और इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय को समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया 1947 के एक्ट से। ऐसे आधारित प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो यह अधिनियम 1892 एक्ट था, जैसे बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक। 1892 के भारतीय परिषद नियम विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके बाद बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन पूर्व नोटिस और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो देखें कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार से किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 पार्लियामेंट्री द्वारा 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है 1935 के एक्ट से 1937 में, लेकिन इसमें कोई है नहीं ऑप्शन, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बाद में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार ने 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवर थे और जो 1774 में स्थापना हुआ था उसके एलिजा एम्पे थे। सर्वोच्च न्यायालय जो कोलकाता में हुआ था, जो संघीय न्यायालय हुआ है 1935 के एक्ट से 37 में, उसके जो है सर मॉरिस गेवर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत अधिनियम 1935 न होने का विकल्प डी है। भारत का संघीय न्यायालय निम्न से किस वर्ष स्थापित हुआ? तो संघीय न्यायालय हम लोग 1937 में स्थापना किए थे। ठीक। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन 1935 के एक्ट से स्थापित हुआ है, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक। और राज्यों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट से हुआ है। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन के एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्ताक्षरित विषय। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली हम लोग देख लिया 1935 और राज्य में जो है 1919। ठीक। 1919 के भारत शासन अधिनियम में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं बताना है। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना 1909 का है। ठीक। ये जो है 1909 का है, इसीलिए नहीं होगा। ठीक। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण सही है, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू
एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में ध्वज शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य की प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर, जो आरक्षित विषय थे वो प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि जो हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा एवं संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। ठीक है, जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न, तो यह 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था और 1919 के अधिनियम में व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि सिखों, यूरोपीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत की? प्रांतीय स्वायत्तता जो है, पहली बात हम देखे थे ना 1919 के अधिनियम उत्तरदायी शासन शब्द लाया गया, वहीं से जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत मानी जाती है 1919 के एक्ट से। अगला प्रश्न है, इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक कुंजी में इस उत्तर का सी माना, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में डी माना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 1909 में बनाई गई थी। 1909 के द्वारा जो है सेंट्रल में जो है द्विसदनी विधायिका थी और स्टेट्स में जो था वहां पे द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई तो 1900 एक्ट से। ठीक, तो 1900 एक्ट भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है द्विसदनी विधायिका बनाई गई थी पहली बार। 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहा गया, जिसकी अवधि प्रथम बैठक 5 वर्ष। ठीक, राज्य परिषद कहलाता था, जैसे इस समय राज्यसभा उसी तरह का। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। तब भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित होते थे, 40 मनोनीत होते थे। जो राज्य परिषद था उसमें 60 सदस्य होते थे, जिसमें 20 जो है सरकारी थे, जबकि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था उसमें 140 सदस्य होते थे, जिसमें से 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत। इसमें से 40 मनोनीत, जिसमें अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था, जबकि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत तथा फिर 145 में, जिसमें 104 निर्वाचित 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक के बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों से उस निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। केंद्र में कौन सा एक द्विसदनी विधायिका लाया गया? तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया गया? तो 1919 के एक्ट से द्विसदनी विधायिका केंद्र में लाया गया और 1935 एक्ट से राज्य में द्विसदनी विधायिका लाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। अगला है, अच्छा 2 ही हैं इसमें, तो इसमें क्या सही है? केवल 2 है, क्योंकि 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाएं नहीं थे। हाँ, 1919 में महिलाओं के लिए जो है मताधिकार बढ़ाया गया था, लेकिन इस तरह नहीं था कि 1919 में 21 वर्ष से सभी महिलाओं के लिए। तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों के लिए महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाएं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन सही है? सही नहीं है, क्योंकि यह सीमित
बढ़ाया तो गया था सीमित, लेकिन सीमित वर्गों के लिए था, ना कि सभी वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम, कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1853 से तो यह संभव हुआ कि योग्यता और परीक्षा के आधार पे लोग एफियर हो सकते हैं, लेकिन 1919 के एक्ट से हुआ कि अब परीक्षा भारत में भी होगी। 1922 में पहली बार 1922 में पहली बार इलाहाबाद में, जो प्रयागराज है, इलाहाबाद में जो है पहली बार भारत में परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, 1919 के एक्ट के तहत। दूसरा, सिविल सेवा में 1941 मतलब लगभग आज जब आज़ादी के समय जो है लगभग भारतीयों का सिविल सेवा में परसेंटेज ज़्यादा हो गया था यूरोप वासियों से। ठीक, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का आरंभ 1854 में सिविल सेवा आयोग, लंदन में सिविल सेवा आयोग द्वारा 1854 में किया गया था। 1855 में इस पे प्रतिभागी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी 1853 के एक्ट से। भारत की लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में ना होकर लंदन में होती थी। अंततः भारत सरकार 1919 के एक्ट प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में, फिर बाद में दिल्ली में। ठीक, 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा से कम होती गई और इस सेवा में 1941 स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका। केंद्रीय विधान परिषद विधानसभा का नियम में से कौन से या निर्वाचन शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? केंद्रीय विधानसभा तो 1937, 1926, 1945 और 1900 निम्न से कौन से निर्वाचन भाव 1919 के तहत हुआ? तो 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का जो हुआ वो बताना है किसमें हुआ। 3 ऑप्शन है, तो ए और सी, मतलब जो है 1926 और 45 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 को हुआ। इसमें कंफ्यूजन है कि 1935 का जो अधिनियम था, ठीक है, वो केंद्र में कभी लागू नहीं हो पाया था, इसलिए जो 1945 में जो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ था वो जो है 1919 के ही एक्ट से हुआ था, क्योंकि 1935 के भी जो है सेंटर में लागू ही नहीं हो पाया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया। तो 1945 के बाद 1919 के एक्ट से कभी चुनाव नहीं हुए। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति हम लोग देख चुके हैं, जो है अध्यादेश करने की शक्ति प्रेरित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रेरित का है 1935 के एक्ट से। वैसे हम लोग देखते हैं अध्यादेश करने की पहली बार शक्ति 1861 के एक्ट से दिया जाता है, लेकिन दे रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के अध्यादेश जो निर्गत करने की शक्ति वो प्रेरित है 1935 के एक्ट से लिया गया है। ठीक है, कहते ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42-43 से प्रेरित है। ठीक, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? तो यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच
किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था? जो शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र और राज्यों में किस पे आधारित था? तो भारत सरकार ने 1935 के आधार पर। भारत संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित। इस योजना के 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य समवर्ती सूची विषयों का विभाजन किया गया था। 1935 में ही 7वीं अनुसूची में विभाजित किया गया था। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, जो भारतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया था 35 में। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर होना था। जो महासंघ बनाना था वो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, चीफ कमिश्नर प्रांत थे और देशी रियासतों को मिलाकर बनाना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ को अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थी गवर्नर जनरल को प्रदान की थी। अभी वर्तमान में हम लोग के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो जो है केंद्र को प्रदान है। इनमें से किस एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था? 1935 में इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को, प्रांतीय नहीं, एक के जो है गवर्नर जनरल को दिया गया था। ठीक, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को किए गए थे, गलत है, गवर्नर जनरल को दिया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत है, ठीक है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, भी सही है। ठीक, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के एक्ट से किया गया। ठीक, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल महासंघ अभी हम लोग देख चुके हैं, भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया था अखिल महासंघ का स्थापना किए जाने का। अगला क्वेश्चन है, जैसे किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी गई? संघीय शासन व्यवस्था किसमें दी गई थी? 1935 के एक्ट से दी गई थी संघीय शासन व्यवस्था। सी ऑप्शन सही है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष या अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त थी? तो हम लोग देखे थे गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। ठीक, गवर्नर जनरल को प्राप्त थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? स्वीकार किया हुआ अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान ये 1935 के एक्ट से नहीं आया है। ये आगे जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा बाद में संविधान सभा का गठन किया जाता है। कृषि मिशन में भी इसका वर्णन किया गया है कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक, बाकी विधानमंडल की निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ठीक है। एक संघ योजना पे विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को सम्मिलित किया जाना। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। ठीक, भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम में 1935 समाहित थे। 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, गलत, ये सही है। इसमें भारत विभाजन गलत है। इसके द्वारा राष्ट्रीय समाप्त हुई, तो मतलब एक ही सही है। भारत या भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इसमें अधिनियम में मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। यहाँ तक कहा जाता है कि 1935 जो हमारा भारतीय संविधान है वो 1935 का एक कार्बन कॉपी है, आलोचक कहते हैं। ठीक है, 25 अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? देखिए, बर्मा भारत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अलग किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 35 के प्रावधान के द्वारा 37 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। हम लोग दोस्तों जो है भारत का संवैधानिक विकास
के जो विश्लेषण थे और जो प्रश्न थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार-बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और यहीं से प्रश्न आते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो और चाहे आईएएस के एग्जाम हो, सब में कहीं न कहीं जो है प्रश्न मिल जाते हैं और हमने प्रयास किया इसको सही से कंप्लीट विश्लेषण करने का। आगे आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने फीडबैक अवश्य दीजिए। इसमें यदि कोई कमियाँ हैं तो हम उसको सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।